चलो बस चैप्टर 8 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो स्वागत है आप लोग का आज के सेशन नंबर 3 में। होपफुली हम लोग का ये आखिरी सेशन होगा। चलिए, तो इस चैप्टर का क्या नाम है? सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि बिजनेस को करने के लिए किस चीज का जरूरत है? फाइनेंस का, पैसा का जरूरत है। और वो पैसा हम कहाँ से जुगाड़ करके ला सकते हैं, मतलब कहाँ से वो पैसा आ सकता है हमारे बिजनेस के पास, उसी सोर्सेस के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है, जिसका नाम इसलिए चैप्टर का क्या नाम है? सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक है कि दो तरह के रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब फंड्स का भी हमको अगर जरूरत है तो दो तरह का फंड्स का जरूरत हो सकता है। एक क्या? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा क्या? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या? ऐसा कोई भी पैसा का जरूरत जो हमको फिक्स असेट परचेज करने के लिए चाहिए। अगर हमको बिजनेस करना है तो सबसे पहले क्या जरूरत है? लैंड का जरूरत है, मशीनरी का जरूरत है, बिल्डिंग का जरूरत है ना। बहुत सारे फिक्स असेट का जरूरत है जिसको यूज करके हम बिजनेस कर पाएंगे। तो उस फिक्स असेट को परचेज करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होगा ना, उसको क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अच्छा, एक बार असेट खरीद लिए, असेट खरीद के बिल्डिंग पूरा लगा दिए, सिर्फ बिल्डिंग लगाने से हो जाएगा? जो वर्कर आएंगे उनको सैलरी देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल डेली बेसिस पे लगेगा, बहुत सारा पेमेंट्स करना पड़ेगा हमको, सन्ड्री, है कि नहीं? तो डे टू डे एक्टिविटीज में जो खर्चा होता है उसको करने के लिए जो पैसा का जरूरत पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो दो तरह का हम लोगों को पैसा का जरूरत पड़ता है। चलिए, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। कहां से पैसा आ सकता है? तो सबसे पहला क्या है? पीरियड बेसिस। तो इसमें तीन तरह के हैं, मतलब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। ठीक है, तीन तरह के टेन्योर के लिए हमको पैसा का जरूरत पड़ सकता है। तो पहला है कि अगर हमको ऐसा काम के लिए पैसा का जरूरत है जो 5 साल से ज्यादा चलने वाला है, सच एज फिक्स असेट। हम कोई मशीनरी खरीदेंगे तो रोज रोज थोड़ी ना खरीदेंगे, एक बिल्डिंग खरीदेंगे तो रोज थोड़ी ना खरीदेंगे। 5 साल से तो कम से कम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ज्यादा दिन चलेगा। उसके लिए जो हमको पैसा का जरूरत पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या? लॉन्ग टर्म क्या? लॉन्ग टर्म सोर्सेज। क्या बोलेंगे उसको? लॉन्ग टर्म सोर्सेज। एग्जांपल, कहां से हम पैसा उठा सकते हैं? जब शेयर मार्केट से पैसा उठा लिए, ठीक है, डिवेंचर इशू करके पैसा उठा लिए, ये सब चीज से जो हम पैसा उठाते हैं ना, जनरली उसको कहां यूज करते हैं? लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स को खरीदने के लिए। कोई शेयर मार्केट से पैसा उठा के सैलरी नहीं ले सकता। हम अभी पढ़ा है 7 चैप्टर में कि प्रोस्पेक्टस में हम लोग क्या लिखते हैं? झूठ सच लिखते हैं ना। उसमें ये भी लिखना पड़ता है कि आप जो हमसे पैसा ले रहे हैं ना पब्लिक से, उसको कहाँ यूज करने वाले हैं, वो बताना पड़ता है प्रोस्पेक्टस में। अदरवाइज क्यों पैसा लगाएगा तुम्हारे में? तुम लिख दिए अपने प्रोस्पेक्टस में कि हम आपसे पैसा लेके सैलरी का पेमेंट करेंगे। कौन इंटरेस्टेड होगा? बोला कि सर अपना सैलरी पेमेंट करने का औकात नहीं है, उसके बिजनेस में हम क्या ही पैसा लगाए, है कि नहीं? शिफ्ट हो जाना, दिक्कत हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है? मीडियम टर्म। ठीक है, मीडियम टर्म के लिए मतलब क्या? कितने से कितने साल? 1 साल से 5 साल के लिए। ऐसा हमको कोई जरूरत है जिसका जरूरत हमको कितने दिन के लिए पड़ सकता है? 1 साल से 5 साल के लिए। वैसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को क्या बोलते हैं? मीडियम टर्म फाइनेंसेस। जनरली ऐसा पैसा कहां से हम लोग उठाते हैं? बैंक से जाकर के लोन ले लिए, या फिर पब्लिक से डिपॉजिट्स वगैरह ले लिए, लीज फाइनेंसिंग करवा लिए। ठीक है, जैसे हमको मान लो कि 5 साल के लिए हमको घर चाहिए, ठीक है, 5 साल के लिए हम घर लीज पर ले लिए। ओके, क्या ना? और लास्ट है शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड मतलब वर्किंग कैपिटल। हाँ, 1 साल, करेक्ट। 1 साल से कम टाइम के मतलब क्या? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमको डे टू डे एक्टिविटीज के लिए तो चाहिए पैसा, ट्रेड क्रेडिट चाहिए, फैक्ट्री वेरी गुड, इनपुट्स चाहिए हमको, बहुत सारा पेमेंट्स करना है, सैलरी वगैरह का पेमेंट्स करना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो वैसे फंड्स को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म फंड्स। कहाँ से ला सकते हैं? ट्रेड क्रेडिट से ला सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओनरशिप बेसिस 8.3.2। ओनरशिप बेसिस में क्या देखेंगे हम लोग? 2 तरह के फंड्स होते हैं। सबसे पहला ओनर्स फंड, दूसरा क्या? बोरोड फंड। ओनर्स फंड मतलब एज द नेम सजेस्ट, हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो अगर कंपनी है आपका तो शेयर होल्डर्स का पैसा क्या कहलाएगा? ओनर्स फंड। या फिर अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो करीम चाचा जो पैसा लगाए हैं उनका पैसा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? ओनर्स फंड। मतलब जिसके ऊपर कंपनी का कोई ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर नहीं जा रहा है, कोई उसके अगेंस्ट में खर्चा नहीं है एज सच।
ठीक है। और बोरोड फंड क्या मतलब, जो आउटसाइड ऑफ द कंपनी किसी से पैसा उठा करके लाए तो वो ऑब्लिगेशन बन जाएगा कंपनी के ऊपर। कोई पॉकेट में थोड़ी ना पैसा देगा, दहेज का पैसा तो है नहीं, ठीक है। बाहर से पैसा लेंगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, बोरोड फंड। आगे चले। सोर्सेज ऑफ जनरेशन बेसिस, कहाँ से जनरेट हो सकता है, दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब मान लीजिए कि मेरे पास डेटर्स है, ठीक है, कंपनी का, वेरी गुड, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम पैसा का जुगाड़ कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। जैसे कि डेटर्स, ठीक है, मेरे पास डेटर्स है और उधार उनसे लेना बाकी है, हम जाकर के उनसे कलेक्शन कर लिए, या फिर रिटेन अर्निंग्स, हम पैसा कमा करके जमा करके रखे हुए थे। इक्विटी शेयर, हाँ, इक्विटी तो आउटसाइड चला गया ना, शेयर होल्डर्स बाहर से आकर के पैसा लेकर के आएंगे ना। अरे शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं ना, इंटरनल बोल रहे हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या बोल, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कहीं से भी जाकर के पैसा ला रहे हैं, चाहे शेयर इशू करके, चाहे डिवेंचर इशू करके, किसी से भी पैसा लेकर के आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। चलिए, उसके बाद है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, स्टार्ट हो गया फाइनली। यहाँ से क्या क्या सोर्सेज है, सबसे पहला रिटेन्ड अर्निंग्स। हम लोग पढ़े थे जब कंपनी पैसा कमाती है उसको दो भाग में बांट देती है, क्या क्या, एक रिटेन्ड अर्निंग्स और दूसरा डिविडेंड, कोई बात नहीं, दूसरा क्या, डिविडेंड। दो पार्ट में कंपनी पैसा को बांट देती है। रिटेन्ड अर्निंग मतलब हम भूल गए थे, रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो पैसा कंपनी कमा करके सेव कर ले रही है ताकि उसको दुख के घड़ी में काम आए, इमरजेंसी में काम आए, आगे एक्सपेंशन में काम आए, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और डिविडेंड क्या होता है, जो पैसा एज अ प्रॉफिट किसको बांट देती है कंपनी, शेयर होल्डर्स को, वेरी गुड, ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। आप रिटेन्ड अर्निंग से पैसा जुटा सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी कंपनी पे किसी तरह का चार्ज क्रिएट नहीं करता है, कोई इंटरेस्ट पे करने का जरूरत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, आपका खुद का पैसा है जी, कमाया हुआ पैसा है, आप लीजिए और यूज कीजिए। दूसरा क्या है सोर्स ऑफ फाइनेंस, ट्रेड क्रेडिट, हम लोग का फेवरेट। क्या किए, रस का बिजनेस लगाए, याद है, रस का बिजनेस। अब कोई भी कैश पे हम बोलेंगे ए भाई रस्क ले लो, कोई नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि मार्केट में ब्रिटानिया है, सब कुछ है, तो हमको दुकानदार को बोलना पड़ेगा एक काम कीजिए, मेरा रस्क लीजिए, 1 महीना का हम आपको टाइम देते हैं, 1 महीना में आप इसको बेचिए और फिर मेरे को पैसा दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो 1 महीना का टाइम दे रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट। तो इसके अगेंस्ट में क्या हमको इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं, कुछ नहीं, ठीक है। ये हम अपने मन से उधार के सामान दे रहे हैं कि आप इसको लीजिए, अपना बेच लीजिए और फिर मेरे को पैसा पे कर दीजिए, ठीक है। जनरली ये 1 से 2 महीने का, 3 महीने का, इसी तरह का ट्रेड क्रेडिट होता है। एक और एग्जांपल, किस चीज का, ट्रेड क्रेडिट वाला। हाँ, थर्ड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, फैक्ट्री में हम लोग क्या पढ़े थे, फैक्ट्री में क्या पढ़े थे हम लोग, फैक्ट्री में हम लोग, बोलो, बहुत बढ़िया, हम लोग सिद्धू दादा को हम लोग हायर करते थे कि सिद्धू दादा, हम लोगों का मार्केट में बहुत पैसा फंसा हुआ है, आप जाइए बटोर करके ले आइए, ठीक है। और सिद्धू दादा जाते थे और बटोर के पैसा ले आते थे। सिद्धू दादा क्या फ्री में ये काम करेंगे, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं, नहीं, फ्री में तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिलाते वो, ठीक है। तो कमीशन लेंगे सिद्धू दादा मेरे से, और सिद्धू दादा को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, सिद्धू दादा को प्यार से क्या बोलेंगे, फैक्टर। वेरी, हमको लगा बोलेगी सीड, बोली फैक्टर। तुम तो बोलेंगे हेडेक, प्यार से बोलेंगे हेडेक, ठीक है, नहीं फैक्टर बोलेंगे। मेरे दोस्त कैसे बोलोगे तुम, नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, मेरी ग्रुप की हो, कुछ नहीं बोलते, चलो ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टरिंग यही कंसेप्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन करवाते हैं फंड्स का मार्केट में, जो हमारा ही पैसा है उसको रियलाइज करके फैक्टर ले आता है और बदले में कमीशन चार्ज करता है। अच्छा, 2 तरह का फैक्टर हो सकते हैं, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। एक में क्या होता है, सिद्धू दादा गए, 10 रुपया था, उसमें 8 ही रुपया रिकवर हो पाया, तो 8 रुपया पे कमीशन लेंगे और घर जाएंगे, बाकी का 2 रुपया मेरा नुकसान, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में सिद्धू दादा बोलते हैं कि हम जितना मिला उतना तो देंगे, अगर जितना बच गया वो हम अपने पॉकेट से आपको रिकवर करवा करके देंगे। तो सर ऐसा कोई क्यों बोलेगा, कोई बोला है क्या, नहीं, उसको कमीशन ज्यादा मिलेगा रे, ठीक है। चलिए, और क्या काम होता है फैक्टरिंग का, और एक चीज होता है इसमें, फायदा क्या है, इनको पता चल जाता है, अब सिद्धू दादा को मालूम है कि मार्केट में कौन आदमी का इमेज कैसा है, कौन एक बार में पैसा दे देता है और कौन 10 बार फोन करवा करके, तो वो डेटा भी पास ऑन कर सकता है अगर किसी को जरूरत है जानने का कि हाँ भैया हम इसको सामान बेचना चाहते हैं, आपके हिसाब से हमको उधारी देना चाहिए। सिद्धू दादा बोले नहीं मत दो, बहुत की चीज करता है साला, पैसा मांगोगे अपनी बीवी को आगे कर दे,
इनसे बात कीजिए, हम घर पे नहीं है, ठीक है, उसको मत पूछिए। ओके, नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है क्या? लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग मतलब रेंट वही, ठीक है। आप क्या करते हैं लीज फाइनेंसिंग में? दो पार्टी होते हैं, 20 ईयर से ज़्यादा के लिए दे देते हैं। ठीक है। स्टेबल कंस्ट्रक्शन। दो पार्टी होता है इसमें, लेसर और लेसी, ठीक है, लेसर और लेसी। लेसर कौन? शुभांगी, लेसर कौन? जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो राइट टू यूज द एसेट देता है, किसको? लेसी को। कौन? किसको? लेसी को। तो लेसर को क्या मिलेगा? लेसर को लीज रेंटल मिलेगा। क्या मिलेगा? लीज रेंटल। कहने का मतलब कि सॉरी, कहने का मतलब मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, और वो खाली पड़ा हुआ है बहुत दिन से, कोई यूज नहीं होता, लोग उसको सुलभ शौचालय की तरह यूज करते हैं ठीक है, कोई यूज नहीं होता उसको। तो मेरे पास एक बिजनेसमैन आया, बोला आप हमको ये बिल्डिंग, ये लैंड बेच दीजिए। हम बोले हमको नहीं बेचना है, हम बेच देंगे तो मेरा पोता पोती को क्या मिलेगा, क्यों बेचे? हम नहीं बेचेंगे। तो एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, मेरे को 10 साल के लिए यूज करने के लिए दे दीजिए, हम इस पे कंस्ट्रक्शन अपने पैसा से करवाएंगे, सारा कुछ हम करवाएंगे, और 10 साल जब कंप्लीट होगा हम छोड़ के चले जाएंगे, वो बिल्डिंग सब ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, वो सब आपका हो जाएगा, लेकिन हमको 10 साल के लिए यूज करने दे दीजिए। हम बोले हमको क्या मिलेगा? बोले हम आपको हर साल 5 लाख रुपया करके लीज रेंटल पे करते हैं, ठीक है। इस केस में हम कौन हो गए? लेसर। सामने वाला पार्टी क्या हो गया? लेसर। और जो हमको पे किया क्या हो गया? लीज। ठीक है, चलिए, एक तरह का ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, हमको वो चीज़ खरीदना नहीं पड़ा, हमको मिल गया, मेरा काम भी हो गया। चलिए, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है? जैसे हम लोग शेयर इश्यू करके पैसा उठाते हैं ना, वैसे पब्लिक से हम लोग डायरेक्ट पैसा उठाते हैं और बदले में पब्लिक को क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। आप लोग के लिए बता देते हैं, प्राइवेट कंपनी के पास अधिकार नहीं है पब्लिक डिपॉजिट इशू करने का। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी नाम से ही लगता है पब्लिक डिपॉजिट इशू कर सकता है, ठीक है। अभी के लिए फाइनल में जाओगी तो वो भी चीज़ गलत हो जाएगी, ध्यान दें। चलो आगे चले, आगे चले। कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है? हुंडी याद है? हुंडी प्रॉमिसरी नोट है ना, एक तरह का प्रॉमिसरी नोट है। चिट्ठी पे लिख करके दे दिए, ठीक है, कितना पैसा चाहिए ले लो, हम चिट्ठी पे लिख करके तुमको दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगले महीने की इतनी तारीख को हम इतना रुपया तुमको इतना % इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ लौटा देंगे, ठीक है। उसी को बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इनफॉर्मल ही हो गया एक तरह से, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा प्रचलन भी नहीं है इंडिया में, इनफैक्ट कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं। हाँ, कागज पे हुंडी है रे, कुछ नहीं, हुंडी है ये, सीधा बात बोलो तो हुंडी है। चिट्ठी पे लिख करके दे दिए, पैसा लेकर के चले गए। तो ऑब्वियो इसमें बहुत ज्यादा वो होना चाहिए, आपका मार्केट क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज कोई चिट्ठी पे लिख के क्यों देगा? अब ये लड़की आकर बोले कि सर 1 करोड़ रुपया दीजिए ना, चिट्ठी पे लिख के दे रहे हैं, हम देंगे क्या? नहीं देंगे, 2-3 जब मार के भगा देंगे, है ना। अरे हाँ, नहीं दे देंगे तो बाजू आज तुम भी टीम ज्वाइन कर ले, देंगे एक टीम नहीं होगा मैं नहीं। अरे वो सी फाउंडेशन है। अच्छा चलिए, रिकॉर्ड हो रहा है, आशीष सर को सुनाएंगे, ये फाउंडेशन में। चलिए, उसके बाद और कहाँ से पैसा ला सकते हैं? इशू ऑफ शेयर्स। कहाँ से पैसा ला सकते हैं? इशू ऑफ शेयर्स। शेयर इशू करके भी हम पैसा उठा सकते हैं, फाइनेंसेस ला सकते हैं। तो 2 तरह के शेयर्स होते हैं, पता है आप लोग को? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। सबसे गरीब कौन होता है? सबसे गरीब इक्विटी शेयर होता है। क्यों? कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई इज्जत नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनको क्या मिलता है बदले में? इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड। डरती का है, बोलो जोर से, डिविडेंड बोल। डिविडेंड क्या मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को? डिविडेंड, ठीक है। चलिए, और इक्विटी शेयर होल्डर के पास एक ये होता है, क्या? राइट टू वोट। क्या होता है? सबसे बड़ा पावर शेयर होल्डर के पास क्या है? राइट टू वोट। उनसे बिना परमिशन लिए एक पत्ता नहीं हिलता कंपनी का, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेना होगा कंपनी में तो एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा, 15 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है, बताना पड़ेगा कि इस मीटिंग में क्या क्या एजेंडा डिस्कस होने वाला है, इस मीटिंग का क्या क्या कंटेंट है। फिर शेयर होल्डर आएंगे, मीटिंग में वोट करेंगे। शेयर होल्डर बोल दिए कि नहीं, हम मुकेश अंबानी बोल रहा है 4 फैक्ट्री खोलना है, सब शेयर होल्डर नहीं खोलना है, नहीं खोलेगा,
ठीक है। तो राइट टू वोट सबसे पावरफुल चीज किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। और शेयर होल्डर को मिलता क्या है? ठेगा नहीं, डिविडेंड मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। मेरा शेयर का दाम बढ़ गया तो हमको ऐसे ही फायदा हो गया। हम 1 लाख इन्वेस्ट किए थे, शेयर का दाम डबल हो गया, 2 लाख हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट। चलिए दूसरा जो शेयर है वो है प्रेफरेंस शेयर। नाम से क्या लग रहा है? प्रेफरेंस मिलता है इनको किसके ऊपर? इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर। क्या बाकी लोग के ऊपर प्रेफरेंस मिलता है? नहीं, ये भी गरीब है रे, खाली फालतू का प्रेफरेंस लगा के घूमते हैं, ठीक है। सिर्फ इनको प्रेफरेंस मिलता है किसके ऊपर? इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर, ठीक है। इनको 2 टाइम के प्रेफरेंस है। पहला क्या? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, ध्यान से, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको पैसा मिलेगा। क्या हम ऐसा बोल रहे हैं कि सबसे पहले इनको पैसा मिल जाएगा? नहीं, बहुत लंबी लाइन है। सबसे पहले पता किसको मिलता है? लिक्विडेशन चैप्टर सीए इंटर पढ़ने मिलेगा। सबसे पहले मोदी जी को मिलेगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। मोदी जी मतलब टैक्स का बाकी है, कोई इंटरेस्ट बाकी है, वो सब जो भी ड्यूज है गवर्नमेंट का, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पहले पे करिए, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर होल्डर को पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिवेंचर होल्डर चार्ज क्रिएट करके रखते हैं कंपनी के किसी भी एसेट के ऊपर, मॉर्गेज करके रखा था डिवेंचर होल्डर, ठीक है, उनको मिलेगा। फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो किसी एसेट को मॉर्गेज कर, जैसे मान लो बैंक से लोन उठाए हैं, हम गिरवी रख दिए बिल्डिंग, ठीक है, तो बैंक को पैसा मिलेगा बिल्डिंग बेच करके। तब जाके किसको मिलेगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब उधार, क्या बोलते हैं, करीम चाचा से उधारी सामान लेके आए थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उनको मिलेगा। तब जाकर के बात आएगा किसके ऊपर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर। तब जाकर के अगर कुछ बच गया अठन्नी चवन्नी तो बेचारे भिखारी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किससे प्रेफरेंस मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर से एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, कि इक्विटी गरीब से पहले उसको लाइन में लगने मिलेगा। और क्या प्रेफरेंस मिलता है इसको? क्या इसके पास वोटिंग राइट्स है? क्या कोई वोटिंग राइट्स नहीं, ठेंगा है। इसको एक और प्रेफरेंस मिलता है कि इसके पास फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव करने का अधिकार है आउट ऑफ नेट प्रॉफिट्स। मतलब 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब क्या? उसको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। इक्विटी केस में ऐसा कुछ है नहीं। कंपनी का मन है, मन क्या डिविडेंड नहीं मिला, निकलो, कौन हो तुम, हुआ रे, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर प्रॉफिट है तो 8% से देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो बस यही 2 प्रेफरेंस मिलता है। तो बेसिकली ठग लिया जाता है प्रेफरेंस, कुछ नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट है डिवेंचर। बताए थे हम डिवेंचर कुछ नहीं है, इक्विटी ही है, बस चेहरा बदल करके आ गया, ठीक है। सीए फाइल में पता चल जाएगा। चलिए हाँ, तो हम लोग ये पढ़े थे एक्चुअली में कि मान लीजिए कि इक्विटी शेयर होल्डर, हम लोग का फेवरेट स्टूडेंट सिद्धार्थ इक्विटी शेयर होल्डर से इशू किया मार्केट में और पैसा उठा लिया, ठीक है। थोड़ा ठग किस्म का आदमी था, तो क्या किया, पैसा उठाया और सब पैसा खा गया, कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया। प्रोस्पेक्टस में जितना था सब झूठ था। अब दोबारा पैसा का जरूरत पड़ा, क्यों? क्योंकि आदत हो गया पैसे की। तो फिर से गया इक्विटी इशू करने के लिए, तो लात जूता पड़ने लगा। कोई कन्विंस नहीं हो रहा, बोला पहला बार पैसा दिया तो क्या किए, सब तो बर्बाद कर दिए। तो एक काम कीजिए, सुनिए, हम आपको डिवेंचर देते हैं, डिवेंचर ले लीजिए। बोला फायदा, तो बोला डिवेंचर लीजिए और हम आपको लिख के दे रहे हैं कि हम आपको इतना % रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे करेंगे। हमको प्रॉफिट नहीं भी होगा ना, कोई बात नहीं, हम अपने कैपिटल में से आपको पैसा निकाल के देंगे, लेकिन हम आपको पैसा निकाल के देंगे। प्लस आप मेरे ऊपर चार्ज क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? चार्ज, ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे, लाइबिलिटी बन के खड़े रहेंगे मेरे बैलेंस शीट में कि हम आपको पैसा देंगे ही देंगे। और अभी बताया तुमको लिक्विडेशन के टाइम पे डिवेंचर होल्डर को प्रेफरेंस मिलता है, पैसा उनको पहले दिया जाता है। तो ये फायदा है किसको? डिवेंचर इशू करने पे। तो डिवेंचर क्या है? डिवेंचर भी एक सिक्योरिटी है, ठीक है, जिसको क्यों इशू करती है कंपनी? फंड्स रेज करने के लिए, और बदले में क्या पे करती है? इंटरेस्ट, ठीक है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ही डिसाइड हो जाता है कितना % इंटरेस्ट मिलेगा और उतना % इंटरेस्ट देती है, ठीक है। नेक्स्ट कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है? याद है या भूल गए? और ठीक है, तो कमर्शियल बैंक इसलिए लिखा है कि हम लोग अगर फंड्स चाहिए तो हम लोग बैंक के पास जाएंगे और जा करके उससे लोन मांग सकते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म लोन, ठीक है, टर्म लोन लेकर के आ सकते हैं। बदले में क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट, ठीक है। चलो उसके बाद है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम गरीब, कौन? हम गरीब, हम लोग को पैसा चाहिए तो हम बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे बैंक जी हमको इंटरेस्ट लोन दे दीजिए। लेकिन मुकेश अंबानी क्या वो गरीब है? नहीं, वो अपने सेक्स में वो भी गरीब है लेकिन वो गरीब नहीं है, ठीक है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री को फंड चाहिए तो वो नहीं जा रहा SBI के पास, वो जाएगा किसके पास? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास।
ठीक है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी वही काम करती है जो बैंक काम करती है। क्या करने का? क्रेडिट प्रोवाइड करने का, लोन्स प्रोवाइड करने का, वो भी इंटरेस्ट चार्ज करती है। दोनों का रोल मोटा मोटी एकदम सेम है। फर्क क्या है फिर? बैंक्स जो है वो नॉर्मल पब्लिक के साथ डील करती है और बिजनेस मैन के भी साथ भी करती है। ऐसा नहीं है नीरव मोदी भी बीएनबी से पैसा लेके भाग गया, दोनों के साथ ट्रांजेक्शन करेगी। कौन? बैंक्स। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गरीबों के साथ नहीं करती है, वो हाई नेट इंडिविजुअल्स के साथ करती है, जिनका हाई नेट वर्थ है, जिनको जो बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, काम वही है, क्रेडिट पे फंड्स प्रोवाइड करना और बदले में क्या चार्ज करना? इंटरेस्ट। ओके। उसके बाद क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। अभी तक डोमेस्टिक फाइनेंसिंग का बात कर रहे थे, इंडिया में पैसा चाहिए था। लास्ट टॉपिक में बोलता है कि अब आपको विदेश में पैसा चाहिए। सबसे पहला क्या है? कमर्शियल बैंक। बोल रहा है कि आपको किसी और कंट्री में अगर फंड्स, किसी और कंट्री से आप फंड ले पा रहे हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंटरनेशनल बैंक है, आप किसी और कंट्री से बैंक से फंड लेकर के आ रहे हैं। बेसिकली ये टर्म लोन है, फर्क यही है कि आप किसी और कंट्री से ले रहे हैं। ठीक है। दूसरा, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक। कुछ नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, वो इंडिया में था, ये फॉरेन में, और कुछ नहीं, एकदम सेम रोल है इसका। थर्ड, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। अब इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में क्या हो रहा है कि आपको किसी और कंट्री में फंड का जरूरत है। ठीक है, और आपके पास क्या है? सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स है या डिवेंचर्स है, और आपको पैसा चाहिए। तो आप कैसे पैसा ले सकते हैं? आप इसको यूज कर सकते हैं। किसको? GDR को, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। फर्ज कीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए का शेयर्स है, ठीक है, और हमको पैसा कहाँ पर चाहिए? लंदन में। ठीक है, मेरा वहाँ पे कोई जान पहचान नहीं है। हम क्या किए? इंडियन बैंक के पास गए, बोले भैया मेरे पास ये 1 लाख का शेयर है, ये 1 लाख ले लो, और मेरे को लंदन में इसके इक्विवेलेंट जो भी पाउंड में पैसा होगा वहाँ पे आप लोन प्रोवाइड करो। कहाँ पे? लंदन में प्रोवाइड करो। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। आप यहाँ पे अपना सिक्योरिटी गिरवी रख रहे हैं बैंक के पास, और उसके बदले में कन्वर्ट करवा के फॉरेन लोकेशन पे आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, एकदम सेम इसी के जैसा होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। आपको अगर अमेरिका में फंड चाहिए, ठीक है, अमेरिका में आपको फंड चाहिए, तो आप अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट यूज कर सकते हैं। तो ये सर तो खाली अमेरिका, सिर्फ अमेरिका में काम करेगा। देखो ना लिखा हुआ है, द डिपॉजिटरी रिसीट इशूड बाय ए कंपनी इन द USA आर नोन एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, ADR आर बॉट एंड सोल्ड इन अमेरिकन मार्केट्स। इसको खरीदा भी अमेरिकन मार्केट्स में जा सकता है और बेचा भी अमेरिकन मार्केट में ही जा सकता है। सेम है GDR के तरह, लेकिन सिर्फ अमेरिकन सिटीजन को ये अलाउड है। GDR किसको अलाउड है? किसी भी दुनिया के किसी भी सिटीजन के लिए GDR अलाउड है, लेकिन ADR किसके लिए अलाउड है? सिर्फ अमेरिकन सिटीजन। और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है? किसी फॉरेन कंपनी को पैसा चाहिए, कहाँ पे? इंडिया में। कहाँ पैसा चाहिए? इंडिया में। तो वो क्या रिसीट कर सकता है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। क्या होता है ये? कन्वर्टिबल मतलब क्या? कन्वर्ट कर देंगे। वेरी गुड। क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे? क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे? नहीं, इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, तुमको हम बॉन्ड इशू करके दे रहे हैं। बॉन्ड मतलब डिवेंचर, डिवेंचर का ही भाई है, सौतेला भी नहीं बोलेंगे, जुड़ा भाई है। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, बॉन्ड भी डिवेंचर का भाई है। बॉन्ड में भी वही होता है, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, चार्ज क्रिएट होता है, लायबिलिटी क्रिएट होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन क्या मिलता है कि कुछ समय के बाद अगर आपको मन है तो आप या तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाइए, या फिर आप जैसे हैं एज इट इज रहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। ये लास्ट वाला हट गया था क्या? हट गया ना? ये खत्म हो गया। Chapter 9। और ये चैप्टर नंबर 9 के ऊपर हम लोग का फेवरेट चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम स्मॉल बिजनेस है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, यूट्यूब वाले सोच रहे हैं कि हमको एक्सेंट क्यों आ गया है। एक्चुअली आई एम अ टीचर ऑफ सम डीप साइड स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई गॉट दिस टाइप ऑफ एक्सेंट, यू नो। ओके, चलिए तो हम लोग का चैप्टर का क्या नाम है? स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? टाइप्स से। टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के कौन कौन से टाइप हैं? सबसे पहला कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग है क्या? सबसे पहला टाइप कौन सा है शिवांगी? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ही है ना? मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विस है।
इसमें तो खाली कहानी ही दिया हुआ ना इस पैरा में तो। मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहला टाइप क्या है स्मॉल बिजनेस का? मैन्युफैक्चरिंग। MSME आर्ट बताइए। बोलो। MSME आर्ट। MSME MSMED। ये बता क्या तुमको एक्ट बताया ना? तुम एक्ट पढ़ोगी तो मतलब हम ये लाइन पढ़ देते हैं। चलो, द MSME Act 2006 addresses these issues relating to definition, credit, marketing and technology upgradation. Medium scale enterprises and service related to enterprise also come under purview of the act. अरे कुछ नहीं रहे, बोल रहा है कि जितने भी मीडियम स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? MSME एक्ट रेगुलेट करता है। ठीक है, गरीबों के लिए एक अलग से एक्ट बना दिया गया है, उनके ऊपर क्या रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेगा, उनको क्या एग्जेम्पशन मिलेगा, क्या रिलीफ दिया जाएगा, ये सब चीज़ कौन डील करता है? MSME एक्ट। ठीक है, MSME एक्ट पढ़ने का हमको जरूरत नहीं। तो पहला टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या करता होगा? बनाता होगा, एज अ नेम सजेस्ट, मैन्युफैक्चर करता होगा, करेक्ट। तो उसमें 3 टाइप्स है, क्या क्या? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ठीक है, अब यूट्यूब वाले हम एक ये दे रहे हैं डिस्क्लेमर, हम लोग के बुक में टर्नओवर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो टर्नओवर आप लोग अपने हिसाब से, आपके स्कूल में जो चलता है उसके हिसाब से आप लोग रख लीजिए। ठीक है, लेकिन हम लोग जो बुक में दिया है वही डिस्कस कर रहे हैं। तो माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोलेंगे? जहां पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 lakhs। मार्क कीजिए, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 lakhs। 25 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है प्लांट एंड मशीनरी में, तो आप क्या कहलाएंगे? माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। याद रखिएगा, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। ठीक है, आगे भी आएगा वापस माइक्रो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो सर्विस वाला रहेगा। दूसरा, स्मॉल एंटरप्राइजेस, जहां इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख से तो ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, 5 करोड़ से कम है। ठीक है सर, 5 करोड़ है तो क्या होगा? क्या रहेगा? क्या कहलाएगा? स्मॉल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? मीडियम। स्मॉल ही होगा, डज नॉट एक्सीड बोल, इसीलिए तो हमें चर्चा चलाए, उस दिन भी चलाए थे, आज भी चलाए। उस दिन तो अपने केस स्टडी लिए थे, फिगर्स लिख करके। डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ मतलब क्या? 5 करोड़ अगर क्रॉस कर गया तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन अगर क्रॉस नहीं किया, 5 करोड़ तो क्रॉस करना थोड़ी हुआ, 5 करोड़ तो बॉर्डर पे है, तो बॉर्डर पे भी है तो क्या है? स्मॉल ही है। क्लियर? नेक्स्ट, मीडियम एंटरप्राइज कब बोलेंगे? जब 5 करोड़ तो क्रॉस कर जा रहा है लेकिन 10 करोड़ तक है, 10 करोड़ तक है तो आप क्या कहलाएंगे? मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। लिख लो हाथ से, अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो हाथ से ये सारा लिमिट्स बुक में लिख लो, पेंसिल या पेन से। किताब में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ याद रहता है। चलो, उसके बाद है इसमें सर्विस। अब सर्विस को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया है। चले आगे। सर्विसेज को भी 3 पार्ट में बांट दिया है। पहला है माइक्रो एंटरप्राइजेस, इसमें बोलता है, अब इसमें तो प्लांट एंड मशीनरी होगा नहीं, ठीक है, ऑब्वियो, ठीक है, कि सर्विस में क्या प्लांट एंड मशीनरी यूज करेंगे। तो इसमें लिखा है कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, अगर आपको इक्विपमेंट लगा रहे हैं, जैसे हम लोग के लिए इक्विपमेंट क्या हो सकता है? बोर्ड, डैश, ये लैपटॉप, ठीक है, आप इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्ट किए हैं, कितना? डज नॉट एक्सीड 10 लाख, ठीक है। आप 10 लाख से ज्यादा अगर इन्वेस्ट नहीं किए हैं क्या चीज में? इक्विपमेंट में, तो आप क्या कहलाएंगे? माइक्रो सर्विस एंटरप्राइजेस, ठीक है। पीछे वाले लिख रहे हो ना? या दूसरा, स्मॉल एंटरप्राइजेस, आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 10 लाख तो क्रॉस कर रहा है लेकिन कितना क्रॉस नहीं कर रहा है? 2 करोड़। 10 लाख तो क्रॉस कर रहा है लेकिन कितना क्रॉस नहीं कर रहा है? 2 करोड़। तो आप क्या कहलाएंगे? स्मॉल सर्विस एंटरप्राइजेज। क्या कहलाएंगे सिद्धार्थ? स्मॉल सर्विस एंटरप्राइजेस। और लास्ट है, बोलता है 2 करोड़ तो क्रॉस कर गया लेकिन 5 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहा है। 2 करोड़ तो क्रॉस कर गया लेकिन 5, सर मेरा इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 5 करोड़ डॉट है, तो क्या होगा? मीडियम एंटरप्राइज। वेरी गुड। 5 करोड़ अगर है तो मीडियम ही रखेंगे क्योंकि क्रॉस नहीं किया, डज नॉट एक्सीड बोल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? मीडियम सर्विस एंटरप्राइज। अच्छा, मेरा सवाल है, मेरा इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 6 करोड़ है तो हम क्या हो जाएंगे?
फिर आप स्मॉल में तो आएंगे नहीं, हम तो लार्ज में चले जाएंगे। इस चैप्टर के परव्यू से ही हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिकी हो सकता है एग्जाम में, अगर केस स्टडी आया तो घूम मत जाइएगा, अरे ये क्या नया पूछ दिया, कुछ नया नहीं पूछा, ठीक है, खाली बेवकूफ बना रहा है। चलिए, विलेज इंडस्ट्री क्या होगा, फटाफट। रूरल एरिया में जो है इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको विलेज इंडस्ट्री बोलते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होगा, जनरली क्या हो सकता है कॉटेज इंडस्ट्री में, ठीक है। आर्ट्स एंड सिर्फ नहीं, अरे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो होता है, हाथ से बना रहे हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे जो काम कर रहा है, मान लो हम अकेले चूड़ी लाठी होता है ना, चूड़ी बनता है, वो बना रहे हैं, ठीक है। या फिर हम क्या बना रहे हैं, मान लो हाथ से कुछ चेयर्स वगैरह बना रहे हैं, हैंडमेड फर्नीचर बना रहे हैं, या फिर कुछ कपड़े बना रहे हैं, सिलाई वाले अचार बना रहे हैं, वेरी गुड, पापड़ बना रहे हैं, महिला उद्योग वगैरह टाइप्स कुछ तो है, तो वो सब आ जाएगा इसमें कॉटेज इंडस्ट्री में, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट बुलेट पॉइंट फटाफट। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स विद प्राइवेट रिसोर्सेज, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंडिविजुअल्स अपने आप में कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, नॉर्मली यूज फैमिली लेबर, ठीक है, 5 आदमी है, मियाँ बीवी बच्चा सब मिल करके काम कर रहे हैं। इक्विपमेंट एकदम सिंपल, कुछ नहीं है, गरीब है ये लोग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा है, ठीक है। प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट, एकदम सस्ते सुंदर सामान ये लोग बनाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, एकदम सही। चलिए, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, क्या रोल है स्मॉल बिजनेस का, देखो क्या बोलता है, मार्क करो, पहला पॉइंट में बोल रहा है 95% ऑफ इंडस्ट्री जो है इंडिया में वो स्मॉल इंडस्ट्री है। मार्क करो जिसका भी एग्जाम है, स्मॉल इंडस्ट्री कितना परसेंट है, 95% इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल बिजनेस है। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर एग्रीकल्चर, मार्क करो, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब क्या, मतलब हम लोग की इंडिया में जो आबादी है उसमें कहा जाता है हम लोग कृषि प्रधान देश है, मतलब क्या, सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है। और फार्मिंग के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई कुछ काम करता है तो वो क्या करता है, स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है कि सप्लाई एन इनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्क करो, इनॉर्मस मतलब क्या, बहुत सारा प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, बहुत सारा, सच एज क्या कंजम्पशन गुड्स, जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं डे टू डे बेसिस लाइफ में, रेडीमेड गारमेंट्स, होजरी गुड्स, स्टेशनरी, सोप, डिटर्जेंट, कुछ भी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, आइए नेक्स्ट पेज पे, बोल रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्री क्या यूज करता है, सिंपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजी एंड डिपेंड ऑन लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, मार्क कर लीजिएगा, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, फॉरेन से नहीं ला रहा है, ये फॉरेन से सुंदर वर्कर को लेकर के नहीं आ रहा, ठीक है। जो अड़ोस पड़ोस में भाभी जी लोग रहती हैं उनको ही बुला करके ये लोग काम करवा रहा है, ठीक है, उनको ही बुला करके ये लोग काम करवा रहा है सिंपल टेक्नोलॉजी को यूज करके। धीरे-धीरे पांचवा पॉइंट, टैलेंट्स ऑफ पीपल कैन बी चैनल्ड इनटू बिजनेस आइडियाज व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी विथ लिटिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बोल रहा है एकदम किट्टू सा, एकदम छोटू सा कैपिटल यूज करके ये लोग बहुत अच्छा चीज बना लेना, ठीक है। अभी तुम लोग जाएगा डीपीएस मोर की तरफ, आगे बढ़ेगा आरपीएस मोर से थोड़ा सा आगे, तो बगल में बहुत सुंदर चेयर बेचता है, फिर उसी से थोड़ा आगे बढ़ने में हम लोग सरस्वती जी का मूर्ति लेके आए थे, क्या है, यही इंडस्ट्री तो है, जरूरी थोड़ी है कि गांव में जा करके रहेगा तभी, पटना में भी हो सकता है, ठीक है। एकदम छोटू सा इंडस्ट्री है, मूर्ति बना रहा है, पूरा फैमिली जुड़ा हुआ है उसमें, एकदम सिंपल टेक्नोलॉजी है, सिंपल कैपिटल है, एकदम फिट बैठता है कि नहीं एग्जाम पर, ठीक है। चलिए, और क्या लिखा हुआ है, दे इंजॉय एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बहुत कम खर्चा, क्यों, सुंदर दीदी नहीं है इनके पास, ठीक है, सब अपने हैं घर वाले काम करने वाले, कोई खर्चा नहीं, एकदम चिल मारिए। और लास्ट पॉइंट बोलता है क्विक एंड टाइमली डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग मेनी पीपल, क्यों, करीम चाचा, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं, फटाफट डिसीजन लीजिए। चलिए, उसके बाद क्या है 9.4, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, बोल रहा है स्मॉल बिजनेस से रूरल इंडिया में क्या फायदा है, रूरल इंडिया मतलब गांव में, ठीक है। तो कहानी टाइप से हम थोड़ा 5 मिनट बता देते हैं, लाइन वाला जाएंगे तो फालतू में बोर हो जाएंगे। इसमें बेसिकली यही लिखा हुआ है कि पहले जब इंडस्ट्री वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं था
तो लोगों के पास उतना काम करने के लिए कुछ था नहीं, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोग क्या करना चालू किया, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और उनको पता चला कि छोटे छोटे इनपुट्स जो उनके आसपास में पाए जाते हैं अड़ोस पड़ोस में, उसको यूज़ करके अपना लोकल मैन पावर यूज़ करके वो लोग अपना क्या चला सकते हैं, लाइवलीहुड चला सकते हैं, ठीक है। तो लोग ये काम करना चालू किए और आज नतीजा वही है कि सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन है, स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है। और वो लोग वेराइटी ऑफ गुड्स बना करके सोसाइटी को दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ये पूछेंगे कि सर क्या इससे उनका क्या बोले फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया, आंसर इज नो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो गया, हाँ, लेकिन दे आर सर्वाइविंग एंड दे विल सर्वाइव। चलिए, प्रॉब्लम्स क्या क्या उनको डे टू डे में फेस करना पड़ता है, किनको, स्मॉल बिजनेसेस। सबसे पहला ऑब्वियस रीजन क्या है, फाइनेंस, पैसा का बहुत कमी है, गरीब बेचारे, ठीक है। इनको मन है कि हम रिलायंस के साथ कॉम्पीट करें, कर पाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। जियो बोलेगा हम फ्री में देंगे, क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा रॉ मटेरियल, बोल रहा है इनके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है रे, इनको चाइना से सामान मंगवाना है, कैसे मंगवाएंगे, ना इनको उतना बुझाता है, ना इनका इतना जान पहचान है, ना इनके पास उतना पैसा है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का बहुत इनको भारी किल्लत है। तीसरा मैनेजरियल स्किल, सब कुछ नहीं आता भाई, बिजनेस कौन चला रहा है, करीब चाचा चला रहे हैं, करीब चाचा को सब आता है, नहीं आता, ठीक है। तो प्रोफेशनल ये लोग हायर कर नहीं सकते, सुंदर दीदी सुंदर भाभी ला नहीं सकते, जो अपनी भाभी उनसे ही काम चलाना है। इसलिए तो लेबर में क्या लिखा हुआ है, अनस्किल्ड रिसोर्सेज ये लोग यूज करते हैं, अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर को क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि फाइनेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। पैसा का सब कुछ घूम फिर करके फाइनेंस पे आता है, ठीक है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, थैंक यू। चलिए, मार्केटिंग, बोल रहे पैसा नहीं है, शाहरुख खान को हायर कैसे करेंगे, शाहरुख खान बोलता है आ करके ऐसे करने का 10 करोड़ रुपया लेंगे, नहीं है, सस्ता शाहरुख खान। चलिए, स्टिल आई विल टेक इट एज अ क्वालिटी बोल रहा है कि हाँ, समोसा याद है क्या, समोसा के बारे में हम लोग देखे थे कि गांव में समोसा 10 रुपए का नहीं मिलता, गांव में समोसा 5 रुपए का मिलता है, लेकिन इत्तू सा मिलता है, उसमें आलू इत्तू सा होता है और पूरा पापड़ी होता है। तो अगर उसमें आलू ज़्यादा भर के वो लोग बेचता तो टेस्टी लगता, लेकिन क्या वो फिर बिकता उसका समोसा, क्यों, क्योंकि 10 रुपए में गाँव में कोई समोसा खरीदेगा नहीं। इसीलिए वो लोग चाह करके भी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं, उनको सस्ता बेचने के ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। और सस्ता बेचने के लिए क्या करेंगे, फिर कॉस्टिंग ही कम करेंगे, और क्या ही उपाय है, लॉस में थोड़ी ना बेचेगा कोई। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब क्या, डिमांड है ही नहीं, मतलब उनके पास पावर है कि वो दिन भर में 1000 kg उगा सकते हैं, लेकिन खरीदेगा कौन, हम बना के क्या करेंगे, गोडाउन में सड़ाएंगे तो नहीं, खरीदने वाला ही नहीं है, तो मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ही नहीं होता है, मेरा मशीनरी पड़ा हुआ है, मेरा लेबर लोग बैठा हुआ है, काम ही नहीं है। टेक्नोलॉजी, सारा टेक्नोलॉजी उनका आउटडेटेड, ठीक है, कोई अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। सिकनेस में यही लिखा हुआ है कि इनके पास भारी मात्रा में स्किल्ड लेबर का कमी है, माफ करो, इनके पास भारी मात्रा में स्किल्ड लेबर का कमी है, ठीक है। स्किल्ड और ट्रेंड लेबर इनके पास नहीं है, जो है अपनी भाभी है, बाहर की भाभी एक भी नहीं है इनके पास, ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है इनके पास वर्किंग कैपिटल का बहुत शॉर्टेज है, इनके पास कैपिटल का बहुत प्रॉब्लम है, इनको कोई लोन नहीं देता है, इनको गरीब समझ के लोग बाहर से भगा देता है, ठीक है। इसकी वजह से ये लोग क्या हो रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बोलता है ग्लोबल कंपटीशन, बोल रहा है कि मुकेश अंबानी क्या कम परेशान करते थे कि एप्पल आ गया बाहर से परेशान करने के लिए, तो इनको बाहर से भी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, चाइना से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है रे। हम बनाते थे दिया, हम क्या बनाते थे, देखो क्लासिक एग्जांपल, हम बनाते थे मिट्टी का दिया, चाइनीज आ गया भुकभुकिया लेकर के, ठीक है। दिया लेके क्या कीजिएगा, ले लीजिए मेरा भुकभुकिया 25 रुपये में जलाइए, पूरा घर को रोशन कीजिए। किसको मार दिया ना, कॉटेज इंडस्ट्री को। अगर आंसू नहीं आ रहा है आँख से तो फिर क्या कर रही हो जिंदगी में। अच्छा, ये वाला पढ़ना था, 9.6 पढ़ना था, आज से सब पढ़ना है, सारे में पूरा चैप्टर में सब पढ़ना। चलिए, अब है इनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, क्या हेल्प किया है गवर्नमेंट इनको। सबसे पहला किया है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या लिखा है, नाबार्ड कब सेटअप हुआ था, माफ कीजिए 1982 में। क्या काम था इनका काम था प्रमोट करना किनको, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को। पेज नंबर 219,
ठीक है। दूसरा RSBDC, अगर तुम लोग को याद होगा ये सब पॉइंट में कुछ भी काम का चीज नहीं मिला था हम लोग को, सिर्फ जनरल पॉइंट्स ही थे। RSBDC इसमें भी वही लिखा हुआ है, इनका भी वही काम है, इनको हेल्प करना, ठीक है। पूरा वेग लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िएगा तो कुछ भी इसमें काम का चीज नहीं मिलेगा। काम का चीज यहाँ से मिलना चालू होगा थर्ड पॉइंट से, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ये कुछ काम का हेल्प किए थे। सबसे पहला क्या काम किए थे देखो ना, सप्लाई इंडिजिनस एंड इंपोर्टेड मशीन्स ऑन इजी हायर परचेज टर्म्स। बोल रहा है कि इंपोर्ट करवा के मशीनरी हायर परचेज पे दे रहे थे। हायर परचेज मतलब इंस्टॉलमेंट पे दे रहे। अब 5 करोड़ का मशीन है, बाहर से तो मंगवा नहीं सकते, तो बोला सुनिए आपको मशीन चाहिए ना, हम मंगवा देते हैं, ठीक है। आप हमको 5 करोड़ मत दीजिए, 1 करोड़ दे दीजिए, बाकी का 4 करोड़ आप EMI पे कर दीजिएगा, ठीक है। हम अभी बाहर वाले को पे कर देंगे। तो सबसे पहला क्या हेल्प किया हमको, इंपोर्टेड मशीनरी हायर परचेज पे दिलाया, EMI पे दिलाया। फाइनेंस का प्रॉब्लम था ना हमको। दूसरा, प्रोक्योर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंडिजिनस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। मेरे बिहाफ में हमको रॉ मटेरियल मंगवा के दिए। हम कौन, गरीब, ठीक है। तीसरा, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड डेवलप एक्सपोर्ट वर्दिनेस। बोल रहा है कि बना तो लिए, रॉ मटेरियल तो आ गया, मशीनरी भी आ गया, बन भी गया, बेचेंगे कहाँ, तो बोला हम बेचने में भी हेल्प करेंगे, हम आपका प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देंगे दूसरी कंट्री में। चौथा, मेंटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विस। बोल रहा है हम आपको मेंटोर भी करेंगे, आपको जहाँ एडवाइस की जरूरत पड़ेगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, रूरल एंड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। बोल रहा है वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए कुछ बनाया गया, बट एक्चुअली में इसमें कुछ भी काम का चीज आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। बोल रहा है इसमें मोटा मोटी यही लिखा हुआ है कि एक बिजनेस इन्वायरमेंट हम आपके लिए क्रिएट करके देंगे जिसमें औरत लोग अपने आप को एम्पावर महसूस करेंगी और वो अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे, और काम का चीज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है ट्रेनिंग देंगे, इनहेंस करेंगे उनका कैपेबिलिटी को, ये सब। चलिए, फिफ्थ पॉइंट है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। प्यार से बोले तो स्फूर्ति। आइए देखते हैं स्फूर्ति चर्चा क्या की। पहला, डेवलप क्लस्टर ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्रीज। बोल रहा है डिफरेंट क्लस्टर बने। क्लस्टर क्या होता है, चैन काइंड ऑफ, ठीक है। 5-5 आदमी का ग्रुप क्रिएट कर दिए पूरे कंट्रीज में। फिर क्या किए, बिल्ड इनोवेटिव एंड ट्रेडिशनल स्किल, इंप्रूव टेक्नोलॉजी एंड इनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब बोल रहा है उसके बाद आपस में सबको कनेक्ट कर दिए। सबसे पहले क्या किए, छोटे छोटे क्लस्टर हर एक एरिया में, रूरल एरिया में जा करके क्लस्टर डेवलप किए, और फिर क्या किए, सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए। उससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा हुआ कि अगर किसी एक क्लस्टर के पास कोई जरूरत है, ठीक है, और दूसरे के पास उसी का सप्लाई है, तो दोनों डिमांड सप्लाई मीट करवा सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमको 5 kg आटा का जरूरत है, और कोई एक बंदा है जो गेहूं बना रहा है और उसको पैक करके बेच रहा है, और सारे क्लस्टर मिल गए, तो हम बंदा नहीं, हमको जरूरत है आटा का, वो क्या किया, गेहूं मेरे को सप्लाई कर दिया, हम उसको आटा बना के फिर यूज कर लिया, ठीक है। तो ये हेल्प करने का काम कौन किया, स्फूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। याद है क्या, DIC, बड़ा बाबू हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर जिला में बैठे हुए होते हैं। इनको इसीलिए बैठाया गया है कि किसी भी गरीब एंटरप्रेन्योर को जरूरत पड़े तो वो आपके पास जाएगा, और जितना आप हेल्प कर सकते हैं आप इनको हेल्प कीजिए। बट रियलिटी में बड़ा बाबू कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, खाली TP करते हैं, कमाई का उपाय करते हैं। चलिए, कितना है चैप्टर, आज के लिए हो गया, बहुत इरिटेटिंग हो रहा है। ये चैप्टर तो हम कंप्लीट हाँ, कर ये तो करना पड़ता है, बट वो बहुत बड़ा है, मुझे 10 पेज है। ऐसा कुछ नहीं नहीं, ये सब बात है। अब सोचो ना, एग्जाम में हम लोग हमारे ठीक है। आप लोग मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।